अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कतर पर इसराइली हमले के बाद दोहा में मुनक्कद होने वाले अरब और इस्लामिक ममालिक के हंगामी सरबराह इजलास ने एक तारीखी मोड़ इख्तियार कर लिया है, जहाँ 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, ईरानी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी ने वाज़ेह किया कि इसराइली जाहरियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया अब मुत्तहिद और मुतहरिक है। इजलास के लामिये में इसराइल के कतर में शहरी और सफारती मकामात पर हमले को बुज़दिल आना गैर कानूनी और अमन की राह में बड़ी रुकावट करार देकर उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। शुरा ने ऐलान किया कि कतर पर हमला दर हकीकत तमाम अरब और इस्लामिक ममालिक पर हमला है। इजलास में पाकिस्तान, मिस्र और कतर की सालसी कोशिशों को सराहा गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि अगर इंसानियत के खिलाफ इन जराइम पर इसराइल को कटहरे में ना लाया गया तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ भी पेश की, मगर हैरान कुन तौर पर उस इजलास में कोई वाज़े लाहेअमल सामने नहीं लाया गया कि इसराइल के खिलाफ मुस्लिम उम्मा क्या एक्शन लेने जा रही है। बल्कि अफसोसनाक सूरत हाल ये रही कि बैनुल अक़वामी बरादरी को दरख्वास्त की गई कि आप इसराइल को रोकें। हालांकि अरब ममालिक के पास इसराइल के खिलाफ सफारती, खुसूसन इब्राहिम मुआहिदा और इक़्तिसादी मामलात पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन मौजूद था। अलबत्ता इजलास के फौरी बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान आया, जिसमें उन्होंने कतर की क़यादत में इसराइल को तनहा करने का एतराफ़ करते हुए कहा कि कतर हमें स्पार्टा बनाने पर मजबूर कर रहा है, हमें माशी और सफारती नाकाबंदी का सामना है। उनके इस रद्द-ए-अमल से वाज़ेह हो गया कि मुस्लिम उम्मा के मुत्तहिद होने का असर इसराइल पर फौरी तौर पर हुआ है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजलास के बाद दबाव महसूस करते हुए बयान दिया कि कतर हमारा इत्तेहादी है, इसराइल अब दोबारा हमला नहीं करेगा। ये बयान जाहिर करता है कि वाशिंगटन को भी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से संजीदा तशवीश लाक हुई है। वहीं अरब मीडिया को इंटरव्यू में पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर इसराइल को रोकने के लिए रोड मैप ना दिया गया तो ये 2 अरब मुसलमानों की उम्मीदों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत मुस्लिम उम्मा के शाना बशाना खड़ा है। वहीं आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात एक्सपेक्टेड है। ये मुलाकात न सिर्फ कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर होगी, बल्कि खित्ते के अमन, सैलाब मुतासरीन, पाक भारत ताल्लुकात जैसे अहम मौज़ूआत पर भी बातचीत का इम्कान है। क्या अरब और मुस्लिम ममालिक के इस सलामिये में की गई मजम्मत इसराइल काफ़ी है? पाकिस्तान का कतर में वाज़ेह और बोल्ड मौक़िफ़ क्या पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है साबिक सफ़ीर और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मरिया लोधी साहिबा। मैम, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। मरिया साहिबा, कल हमने देखा है दोहा में अरब इस्लामिक ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास हुआ, उसका एलामिया भी जारी किया गया, आपने भी पढ़ा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक कंडेमनेशन है या वाकई इसके कुछ डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक नताइज भी निकलेंगे? हैरानकुन तौर पर कल के एलामिये में एक जगह ये भी कहा गया कि फ़लस्तीन सालसी के लिए अमेरिका ने भी अहम किरदार अदा किया है। क्या ऐसे मुस्लिम ममालिक अपना मजबूत पैगाम देंगे? ये जो दोहा में समिट हुई है अरब मुल्कों की और OIC के जो मेंबरान हैं उनकी, ये बहुत ही अहम थी, इसलिए कि इससे जो सिग्नल गया है दुनिया को और अमेरिका को, इज़राइल को, वो ये है कि मुसलमान दुनिया जो है, मुसलमान हुकूमतें जो हैं, उन्होंने बिल्कुल कतर के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है और जो यकजहती है वो मेरा ख्याल है कन्वे हुई है इस समिट से। आपको पता है इट वाज अ वेरी वेल अटेंडेड समिट। इसमें बहुत कम मुल्क हैं जिनके नुमाइंदे हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल के नहीं थे, लेकिन मोस्टली हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट थे। तो सिग्नल तो बहुत स्ट्रॉन्ग गया है, लेकिन इसकी कमज़ोरी ये है कि इसमें ज़्यादातर तो जाहिर है इसकी जो कम्युनिके था या जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें कॉन्डेमनेशंस हैं और अल्फाज बहुत सारे इस्तेमाल किए, लेकिन कोई मजबूत, कॉन्क्रीट, ठोस एक्शंस नहीं लिए कलेक्टिव तौर पे। ये ज़रूर है कि इस बयानिया में, इस कम्युनिके में
उन्होंने इस डिक्लेरेशन में कहा है मुल्कों को कि आप लोग कंसिडर करें इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है उनको सस्पेंड करने के लिए, उनको कट ऑफ करने के लिए आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेजर्स भी कंसिडर करें और देखें कि क्या क्या आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो फिर उन्होंने इंडिविजुअल मुल्कों पे छोड़ दिया, ना कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स आना चाहिए था कॉन्क्रीट एक्शंस के साथ। तो वो तो नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं ये तो कहूंगी कि जिस तरह से सब ने रैली किया टू कतर, उससे तो फिर यही इम्प्रेशन मिलता है कि देयर इज यूनिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक, तो ये अरब इस्लामिक यूनिटी जो हमने दोहा में देखी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव जो पॉलिटिकल वॉइस की तरफ बढ़ रही है? देखें, जीसीसी ने ज़रूर ये कहा है जीसीसी ममालिक ने कि उनकी एक एग्रीमेंट है आपस में, और वो है सिक्योरिटी की एग्रीमेंट। तो उन्होंने ज़रूर कहा है कि वो ट्रिगर हो गई है एग्री, जिसमें कि ये है कि एन अटैक ऑन वन इज़ कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम, और ये कि वो अपनी जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। अब एग्जैक्टली क्या होता है वो तो मेरा ख्याल है कबल उस वक्त होगा कहना, लेकिन ये ज़रूर है कि जीसीसी ममालिक हु हैव बीन शेकन बाय इजराइल्स एक्शन, जाहिर है वो तो बिल्कुल खित्ते में सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे इजराइल के नेबरहुड में हैं। तो उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। बिकॉज इजराइल ने तो देखें जो ऐलान किया है उनके वजीर आजम ने, वो तो ये है जहां जहां भी हमें कोई हमास का लीडर नजर आएगा हम वहां जाके मार देंगे। हाँ जी। तो उन्होंने तो कह दिया है कि जी कोई भी मुल्क हो तो हम तो चले जाएंगे और उन पे हमला कर देंगे। तो देखें ना, फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में जी। तो बहुत ज़रूरी है कि अरब मुल्क और जो नेबरहुड में हैं इजराइल के, वो देखें कि किस तरह से ये इजराइल को डिटर कर सकते हैं कि इजराइल इस तरह का एक्शन ना ले। ठीक, नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। कतर पर जो इसराइली हमले के बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आया, क्या ये मुस्लिम ममालिक की एक नई जियो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट का आगाज कहा जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में ईरान और सऊदीया के माबैन भी मामलात खुशगवार हो गए हैं। अभी फिर दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात हुई, पाकिस्तान के भी ईरान से ताल्लुकात अच्छे हो गए। हाउ डू यू सी दिस इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव? देखें, यकजहती का मुजाहरा तो ज़रूर हुआ, लेकिन बिकॉज कोई कलेक्टिव अमली एक्शंस नहीं लिए तो मेरा नहीं ख्याल अभी हम कह सकते हैं कि इससे कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई है या कोई बहुत ही ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हुई है। मेरा ख्याल है उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जो यकजहती हुई है क्या ये ट्रांसलेट करेगी इनटू एक्शंस। बिकॉज देखिए, अल्फाज और अल्फाजी कार्रवाई तो आसान होती है ना, और वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल की है इस स्टेटमेंट में इनकी जॉइंट जहां उन्होंने यही कहा कि इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, स्टार्वेशन इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन। सो वर्ड्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये कहना कि जी इससे कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ गया, मेरा ख्याल है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर को बहुत धचका पहुंचा है, उस पे क्वेश्चन डैमेज मार्क लग हुई गया है। है। बिल्कुल सही। इसलिए कि ये जो ममालिक हैं कतर वगैरह, इन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे रिलाय किया ना, और अब आप देखें कि अमेरिका के एक एलाय पे अमेरिका के एक और एलाय ने हमला कर दिया और अमेरिका ने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। तो मैम, पाकिस्तान की जो वाज़े और बोल्ड पोजीशन, खासतौर पर शहबाज शरीफ और इसाक डार के बयानात, जिसमें इसराइल की रुकनीत का मुअत्तल होना, और इसाक डार साहब ने ये भी कहा कि हम बतौर न्यूक्लियर पावर एक मजबूत फौज के साथ मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं, क्या ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कहीं कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर देगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक दूसरा एक अगर कॉम्प्लिकेट कर भी देता है तो क्या बात। हमें अपने मुफाद देखना है या अमेरिका का मुफाद देखना है? हमें अपने असूल पे चलना है या कोई अमेरिका का तो कोई असूल है ही नहीं, यानी कि खास तौर पे ट्रम्प का तो कोई असूल नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये सवाल भी पूछना मेरी नज़र में इतना रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली वो बिल्कुल दुरुस्त ली। मेरा ख्याल है वजीर खारजा इसाक डार का जो इंटरव्यू था अल जजीरा के साथ मैंने पूरा देखा, और उसमें उन्होंने
वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली, करेक्ट पोजीशन ली। सो दैट इज इन पाकिस्तान इंटरेस्ट। सो हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जी अमेरिका में क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन सर मैम एक और जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, ऑब्वियसली इलामिया तो बहुत स्ट्रांग आया है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि रिएक्शन आना चाहिए फौरी। जिस तरह से बहुत सारे मुबस्सरीन कह रहे हैं कि जवाब जो है वो फौरी मौके पर देना चाहिए, जैसे ईरान ने दिया था। आप इन दोनों ममालिक के रिएक्शंस को कैसे देखती हैं? नहीं, अगर आपका मतलब है कि उसको फौजी कार्रवाई करनी चाहिए थी जी, तो मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब था। ठीक। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने ये दिखाया कि खित्ते में इजराइल बिल्कुल आइसोलेटेड है, और उन्होंने अमेरिका को भी ये पैगाम भेजा कि ये अनएक्सेप्टेबल है और इस तरह की चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है इससे किसी हद तक इजराइल पे असर तो पड़ना चाहिए है, जी। लेकिन इजराइल की जो इम्प्यूनिटी है और इजराइल जिस तरह से एक्ट करता है उसकी तो वजह हमें मालूम है, और वजह ये है कि अमेरिका उसके साथ है, उसकी हिमायत है, उसको अमेरिका उसको असला भेजता है। तो मैं नहीं समझती कि ये कहना कि जी कतर को फौजी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये मेरा नहीं ख्याल एक वाइज फैसला होता। ठीक। क्या आप समझती हैं कि अरब ममालिक की तरफ से मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स की तजवीज़ अमली सूरत इख्तियार कर सकती है, या फिर ये भी माजी की तरह महज एक स्टेटमेंट ही रहेगी? क्योंकि उससे पहले भी तो 20 मुल्कों की एक फोर्स तैयार की गई थी ना। व्हाट रियली हैपेंड? देखें, अभी तो हमें नहीं मालूम कि कोई इस तरह का इनिशिएटिव है भी कि नहीं, एक सीरियस इनिशिएटिव। तो इस वक्त तो इस पे तज्जिया करना मेरा ख्याल है अगेन प्रीमेच्योर होगा, बिकॉज कोई इस तरह की मूव होगी तो फिर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ये नजर नहीं आता। आई एम जस्ट सेइंग कि हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में वक्त में, क्योंकि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म तो फिलहाल रुकने को तैयार नहीं है, आज भी उन्होंने 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, तो अरब ममालिक क्या अब्राहम अकॉर्ड जैसे मुआहिदे से मुकम्मल लाताल्लुकी कर सकते हैं? बहरीन और यूएई तो इस मुआहिदे के सिग्नेटरी भी हैं। वैसे ईरान को तौर पर तो कल इंतजार ये किया जा रहा था कि सऊदी प्रिंस भी तकरीर करेंगे, मगर उनकी जानिब से भी कोई तकरीर नहीं हुई। और नहीं तो इसी से पीछे हट जाते तो एक प्रेशर डेवलप हो सकता था। देखिए, प्रेशर तो है। अब ये और बात है कि अमेरिका की हिमायत की वजह से इजराइल इस प्रेशर को नहीं लेता, लेकिन एक जो नतीजा इस हमले का हुआ है, इजराइल का जो हमला था कतर पे, वो ये है कि जो सीज फायर पे मुज़ाकरात हो रहे थे गाजा के लिए, सीज फायर पे, वो तो बिल्कुल ही उसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत ही अब कमज़ोर हो गई है। हालांकि अभी जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसने तो बहुत ही थैंक किया है कतर को कि जी आपने बहुत ही अच्छा मीडिएटरी रोल आपने प्ले किया है और हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें। लेकिन अगर एक फरीक जो कि इजराइल है वो उन लोगों को टारगेट करता है जो कि उन्होंने किया कतर में, दोहा में, जो लोग मुज़ाकरात के लिए यानी कि मुज़ाकराती टीम थी जो, तो फिर इससे क्या चीज साबित होती है? इससे तो यही होता है ना कि इजराइल इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है ना अमन में, और ना ही अमन के किसी प्रोसेस में, और ना ही किसी सीज फायर में, और ना ही किसी मुज़ाकरात में। तो ये तो बहुत ही फिर एक संगीन सिचुएशन है, इसलिए कि इससे फिर लगता है कि गाजा की जो जंग है इजराइल ने जो मुसल्लत की है वो तो चलती जाएगी और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, बिकॉज जो रोक सकता है अमेरिका वो रोक ही नहीं रहा। उसको है ही नहीं इसमें कि भाई वो कुछ काम करे या प्रेशर डाले इजराइल पे। उसने नहीं डाला उस किस्म का प्रेशर इजराइल को रोकने के लिए। मैम, आपके सफारती तजर्बे के मुताबिक आप क्या समझती हैं कि हाउ हैज़ द ग्लोबल मीडिया नैरेटिव शिफ्टेड रिगार्डिंग इजरायली एक्शंस, खासतौर पर अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सबसे अहम इत्तेहादी समझे जाने वाले कतर पर हमले के बाद? देखिए, जो ग्लोबल मीडिया की बात आप कर रही हैं जी, उस पे तो ओपिनियन ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी थी इस हमले से कहीं पहले। और वो क्यों शिफ्ट की? इसलिए कि गाजा में जिस किस्म की बर्बरियत और जुल्म इजराइल ढा रहा है, जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को स्टाव किया जा रहा है, उनकी जो तस्वीरें टेलीविजन पे आई, ग्लोबल टीवी पे, जी, तो उससे तो बहुत ही शिफ्ट हुई है ग्लोबल ओपिनियन। तो मैं नहीं समझती कि सिर्फ इजराइल का कतर पे हमला है उससे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है इंटरनेशनल परसेप्शन में। अगर इंटरनेशनल परसेप्शन में चेंज आया है, और वाकई आया है, कम से कम ग्लोबल ओपिनियन में, चाहे हुकूमतों में ना आया हो जो कि मगरब में है, जी, वो इस वजह से आया है कि जिस तरह से इजराइल ने बेचारे उन फ़लस्तीनियों को भी शहीद किया
जो कि लाइनों में खड़े इमदाद की तलाश में थे, बिल्कुल। और फिर जिस तरह से स्टावेशन उन्होंने इस्तेमाल की, वेपनाइज किया, लोगों को फैमिन कंडीशंस क्रिएट की, और जैसे मैंने कहा, जब स्टाविंग बच्चों की तस्वीरें आना शुरू हुई टेलीविजन पे, तो उससे तो ओपिनियन वाकई बहुत ही फंडामेंटली शिफ्ट की अगेंस्ट इजराइल। बिल्कुल। मैम, आपकी इजाज़त से लास्ट क्वेश्चन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात एक्सपेक्टेड है। आप क्या समझती हैं कि कतर के इस समिट के बाद और चीन के साथ जो हालिया परेड में मुलाकातें होना, ख़ुसूसन रूसी सदर से मुलाकात का होना, इस सब के बाद ट्रंप शहबाज शरीफ से मुलाकात में किन खदशात या बातों का इजहार कर सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही स्पेकुलेटिव सवाल है। अभी तो हमें मालूम ही नहीं है कि किसकी मीटिंग किसके साथ होनी है। तो मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकती जब तक कोई कन्फर्मेशन ना आए कि ट्रंप की किससे मीटिंग हो रही है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से हो रही है या नहीं। तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज स्पेकुलेटिव। ठीक, बिल्कुल सही। साबिक सफ़ीर माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मरियम लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, एशिया कप 2025 की रौनकों में पाक भारत मैच के बाद नो हैंडशेक तनाज़े ने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया है। इतवार को दुबई में खेले गए इस दिलचस्प मुकाबले में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हदायत करार दिया और पीसीबी ने फौरी तौर पर आईसीसी से मुतालबा किया कि पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए, वरना अगले मैचेस का बाइकआउट किया जाएगा। ताहम आईसीसी ने पीसीबी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। आईसीसी का जवाब पीसीबी को मौसूल हो गया है, जिसमें कहा गया है कि पाइक्राफ्ट को बरकरार रखा जाएगा। ये तनाज़े अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मैच कल यूएई के खिलाफ शेड्यूल है और इसके बाद दीगर अहम मुकाबले भी लाइन में है। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वाकई बाइकआउट का रास्ता इख्तियार करेगा? क्या ये कदम क्रिकेट की रवायात को नुकसान पहुंचाएगा या कौमी वकार की हिफाजत करेगा? आज के इस प्रोग्राम में हम इस तनाज़े की गहराइयों में जाएंगे कि क्या सियासी दबाव क्रिकेट को यरगमाल बना रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। कामरान साहब, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। कामरान भाई, आईसीसी ने तो वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है और पाकिस्तान का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या लीगल और मॉरल रास्ता बचा है? क्या हम प्रैक्टिकली बाइकआउट की जानिब जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्पोर्ट्स में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और आपने देखा होगा कि उस मैच में टोटली मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस सारा वही जो चलता हुआ आ रहा था, जो 10 मई के बाद जो उनके माइंड में था, क्या हमारे साथ हुआ, क्या हम पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने जो उनके साथ किया, वो गुस्सा निकालने की कोशिश वो कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के कहने से। तो वो बड़ा छोटी हरकत है। मेरे ख्याल से हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने स्पोर्ट्स में स्टेट दिखाई, उन्होंने नहीं दिखाई। देखिए, रूल तो नहीं है शेक हैंड करने का आईसीसी में, लेकिन जो पोस्ट मैच स्पीच की है उसमें सूर्य कुमार यादव ने जैसे पॉलिटिसाइज किया, बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से आईसीसी की वायलेशन है। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर मैच रेफरी का ये हक नहीं है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डैमेज किया जाए। जैसे कहा कि शेक हैंड नहीं करना, जैसे कहा माइक बंद करें, वो सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि फेवर ऑफ इंडिया वो मैच रेफरी कर रहा था। बड़ा जबरदस्त स्टांस लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने ईमेल की आईसीसी को कि हमारे मैच पे ये मैच रेफरी नहीं होना चाहिए। और अभी इजराइल मुझे पता चल रही है, पूरी इंक्वायरी की है आईसीसी ने और उसमें गिल्टी मैच रेफरी बने हैं एंडी, और उसको रिमूव किया गया है और उसके बाद दूसरा मैच रेफरी लगाया जाएगा। अभी इजराइल बता रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है ये। तो लेट्स सी कि जो केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखा, उसकी पूरी इंक्वायरी हुई है, उसके बाद फिर जाके अब चेंज कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्टांस है, अच्छा स्टैंड लिया। देखिए, रिस्पेक्ट क्रिकेट स्पोर्ट्स अपनी जगह, जब हमारी कंट्री को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, बात करेगा, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक तो यही मौक़िफ़ आया है ना कामरान भाई के आईसीसी की जानिब से कि हम एंडी पाइक्राफ्ट को बरकरार रखेंगे, हम उनको नहीं रिमूव कर रहे। देखिए, ये खबरें आज सारा दिन ऐसे चलती गई हैं, हमने भी ट्रांसमिशन की है 5 to 6 और उसमें भी बात की है, तो अभी पता चल जाएगा आपको। तो वो मेरे ख्याल से अब आईसीसी ये कर रही है कि पाकिस्तान के मैच से
मूव करिए। आईसीसी ने इंक्वायरी की है, सारी गिल्टी अप्रूव हुए हैं एंडी मैच रेफरी जो है, तो मेरे ख्याल से अब वो नहीं नजर आएंगे। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना केस आईसीसी के आगे क्योंकि रखा। बिल्कुल अभी पीसीबी की मैं देख रही हूँ अभी चल रही है ब्रेकिंग के, उन्होंने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे अपने मौकिफ से, उनको हटाया जाए तभी हो सकता है, अदरवाइज हम बाइकआउट करते हैं। तो आपके ख्याल में अगर एशिया कप का बाइकआउट करता है पाकिस्तान और टीम को वापस बुला लिया जाता है तो पाकिस्तान पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखिए ये तो अब सारे आपको पता है, लीगली सारा देखना पड़ता है क्या करेगी क्या नहीं होगा। और एज ए मैं स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर मैं चाहूँगा कि कभी ना ऐसा हो और टूर्नामेंट ऑन होना चाहिए, खेलना चाहिए। हमने अपना प्रोटेस्ट आईसीसी के सामने रख दिया विद एविडेंस, जैसे उन्होंने कहा माइक बंद करें, शेक हैंड नहीं होगा। ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को मेरे ख्याल डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। तो जेंटलमैन गेम है, मैच रेफरी का काम ये होता है सुपरवाइज करना, उसको स्मूथली चलाना, जो भी कोई ऐसी चीज नजर आती है तो फौरन एक्शन लेना। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ना कि शेक हैंड रूल्स में नहीं आईसीसी के, लेकिन जो पोस्ट मैच स्पीच की है सूर्य कुमार यादव ने, जो नाज़म बना है वो मेरे ख्याल से आईसीसी की वायलेशन है। उस पर आईसीसी क्या करता, अब उनकी बावजूद कैसे वो इस केस को देखते हैं। उस पर सजा भी हो सकती है, राइट, 2 साल की। देखिए ये मेरे ख्याल से लीगली बंदे बता सकते हैं, आईसीसी का जो भी है और पीसीबी का बता सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीसीबी के जो लीगल के बंदे हैं वो क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिहाफ ऑफ पीसीबी। तो सारे मैटर को वो सारा आगाह करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, फिर जाके कोई पिक्चर सामने नजर आएगी। लेकिन अभी तक जो चेयरमैन साहब ने बात की है, जो ईमेल की आईसीसी को, मेरे ख्याल से उस पर यही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है कि अगर ये मैच रेफरी हुआ तो हम खेलेंगे नहीं। मेरे ख्याल से स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट इंडिया ने तो डैमेज किया। आईसीसी में तो सारी की सारी इंडियन लॉबी बैठी हुई है, वहाँ कैसे होगा कि ऑब्वियसली वेरी चेयरमैन भी वहाँ पे इंडियन ही है शाह, तो वहाँ से तो लगता है, उम्मीद तो नहीं लगती कि पाकिस्तान के हक में कोई फैसला आएगा। देखिए ये तो पिछले कई सालों से है, आईसीसी जो है सारा बीसीसीआई ऑपरेट कर रहा होता है, उनका सारा आपको पता है रेवेन्यू सारा इंडिया से आ रहा होता है, उनके बंदे हैं चेयरमैन अभी उनका, वो सारी चीजें सामने रखते हुए वो डेफिनेटली इंडिया को वो फेवर दे रहे हैं। इतना आप देखें कि इतना डेंट पहुंचा है स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, इतना बड़े मैच पे ऐसी हरकतें हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। आपने भी नहीं देखी होगी, इतनी क्रिकेट आपने देखी है और दुनिया में होती है। तो मेरे ख्याल से ये मजाक इन्हीं का बना है, इन्हीं के हम छोटे होने का सबूत दिया इनके प्लेयरों को बेचारों को क्या कहें। इनकी गवर्नमेंट बीजेपी की वजह से बीसीसीआई को कहना पड़ता है, बीसीसीआई अपने प्लेयरों को फिर आगे करता है। आप देखें ना, प्लेयर सफर कर रहे हैं, इनके प्लेयर सफर कर रहे हैं इतनी छोटी हरकतें करके। तो मेरे ख्याल से इंडिया में इतने सेंसिबल लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, हम गए हैं, इतना मिलते हैं, दुनिया में जाते हैं, इंडिया में गए हैं। अभी आप देखें सौरव गंगुली ने क्या बात की, हमने अपने प्रोग्राम में बात की, उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या बात की है, उनके सियासी जो लोग हैं उन्होंने क्या बात किया, वो सब ब्लेम दे रहे हैं मोदी साहब को, जो उनकी बीजेपी की हुकूमत है उनको ब्लेम दे रहे हैं कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो 10 मई को वो चाह रहे थे वो हो नहीं सका, उल्ट हो गया। पाकिस्तान ने फेंटा लगाया। अब वो रिकवरी ऐसे कर रहे हैं, ग्राउंड में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के जरिए, क्रिकेट के जरिए, अपनी टीम के जरिए करें, क्योंकि उनको पता हमारी टीम नंबर 1 है, इस वक्त हम लोग नंबर 7 पे हैं, हम ऐसे जीतेंगे, ये दिखाएंगे, अपनी आवाम का वोट बैंक बढ़ाएंगे। अब वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और तुम्हारे कहते इसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वो काम करें कि वापसी का भी चांस हो। ये क्रिकेट किसी की नहीं है, ये क्रिकेट मिड में रुलाती भी है, हंसाती भी है। बिल्कुल, तो इसको वो समझ के चलाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जो आपने भी तो अभी विटनेस किया होगा ना कि ये जो रिसेंटली लेजेंड लीग आप लोग खेलने गए थे, वहां भी यही हरकतें हुई थी कि हमने नहीं खेलना। वहां पे भी यही हरकतें हुई थी, लेकिन वहां पे आप देखें पूरी लीग में एक पाकिस्तानी था ओनर, जो हमारी टीम का था। पहला मैच वो नहीं आए खेलने, ठीक है, पूरी मीटिंग बैठी, पूरी आप देखें कमेटी इंडियन, लीग इंडियन, उन्होंने कहा ठीक है, ये ठीक है, आप एक पॉइंट दे दें, लेकिन हमने फाइट की, 4 फीट करना चाहिए।
लेकिन उन्होंने फिर साथ रिटर्न लिया लीग से, ECC से भी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी लिया, इनसे भी लिया कि अब सुपर सेमीफाइनल अगर आता है हमारा तो वहां पे जो एज पर रूल्स है उस पे आगे पीछे नहीं होंगे। टीम पाकिस्तान अगर नंबर 1 है तो नंबर 4 से खेलेगी, 2 और 3 खेलेगी, तो ऐसे ही चलेगा। वहां पे फिर ये नहीं होगा कि नंबर 1 2 से खेलेगी, 3 4 से खेलेगी, ऐसे नहीं होगा। रिटर्न लिया, ये है प्रोफेशनल काम जो कामल ने, हमारे ओनर ने किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आप देखें फिर वही काम हुआ सेमीफाइनल में, तो फिर वहां पे वो इंडियन टीम बड़ी खुश हो रही थी कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, हम दूसरी टीम से खेल लेंगे, हम अपनी मर्जी से मैचेस चेंज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न में दे दिया हुआ था, तो उनको वापस जाना पड़ा, वो समझ रहे थे। लेकिन जब आप रिटर्न में काम करते हैं तो अच्छे ही फैसले होते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी है कि आने वाले मैचेस, एशिया कप के जो मैचेस हैं खेलने, पीरियड ऑफ द क्रिकेट हमारी तरफ से खराब ना हो। हमने अगर करनी होती तो हम भी रेफरेंस देते हैं कि एपीएस में क्या अटैक हुआ है, जाफर ट्रेन पे क्या हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस सब में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है प्लेयर्स की अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ। आप मुझे बताइए, बतौर साबिक क्रिकेटर, आपके ख्याल में खिलाड़ियों पर इस तरह के वाकयात का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना शदीद हो सकता है? नहीं, ऐसा प्लेयर्स मेरा नहीं ख्याल के सोचना चाहिए। ये मैनेजमेंट का काम है, जो मैनेजमेंट का काम है वो मैनेजमेंट जाने, प्लेयर्स को नहीं सोचना चाहिए। प्लेयर्स अपनी गेम की तरफ ध्यान दें। देखिए, प्लेयर्स दूसरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो आज हमारी क्रिकेट का हाल देख लें। हमारा काम है रस्ते के अंदर ग्राउंड में खेलना, हमारा ये काम नहीं है कि आईसीसी में जाके प्लेयर्स जाके बात करें। जिनका काम है पीसीबी में इतना बंदा बैठा हुआ है, लेकिन इससे उनकी मेंटल डिस्टर्बेंस तो होती ही होगी ना, मेंटली तो आप तंग होते ही हो। ये सिर्फ शेक हैंड पे हम मेंटली अपने आप को, अब मैं क्या बात करूं, ये छोटी छोटी चीजें हमें एज ए प्लेयर नहीं सोचनी चाहिए। जिनका काम है वो है, हमें अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करना चाहिए कि हम बेहतर कैसे हो सकते हैं, हम जीत कैसे सकते हैं, हमने अपने आने वाले मैचेस कैसे अच्छे करने हैं। तो फिर आपके ख्याल में कल के मैच में पाकिस्तान की टीम के अंदर क्या तब्दीलियां होनी जरूरी हैं? बहुत जरूरी है। जो बेस्ट आप देखें, आपकी बैटिंग लाइनअप ठीक नहीं है, आपकी बॉलिंग लाइनअप ठीक नहीं है। एक ओपनर कम करके आप क्या नाम है उसको डालें, फास्ट बॉलर्स को, और आप देख लें आपकी बॉलिंग, एक ऑलराउंडर कम करके आप बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करें। आप एक फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन कोच ने बनाना, कप्तान ने बनाना। जो हमने देखा कि शारजा की हद तक ठीक था ट्राई नेशन के लिए, लेकिन एशिया कप के लिए ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। बॉलिंग आपको बेहतर खिलानी पड़ेगी। एक्चुअली हमारा जो सोच है ना, हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की 9वें नंबर की टीम है ना, तो नंबर 1 टीम आ जाएगी, उसको भी हम 9वें नंबर की टीम समझ के अपनी प्लेइंग साइड बना रहे होते हैं कंडीशन को देखते हुए। हम ये नहीं सोचते वो नंबर 1 है तो हमने अपनी टीम बेहतर करनी है। हमने जो साइड खिलाई है फाइनल में वो 9वें नंबर की टीम थी। तो ये सोच हमारे ये नजर आता है कि हम लोग कंडीशन और हमारे गेम अवेयरनेस और मेरे ख्याल से जो प्लानिंग होनी चाहिए वो हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है, हम सोचते नहीं है, प्रोफेशनली काम नहीं करते। तो फहीम अशरफ को क्या हुआ, एज ए बॉलर खिला रहे हैं या बैट्समैन? देखिए, अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि 8वें नंबर का बैट्समैन समझ के खिला रहे हैं। और पूरे कोई 9 मैचेस में मैंने देखा, 8 मैचेस में सिर्फ 4 ओवर उसने एक ही मैच में कंटिन्यू किए हैं, पूरे ओवर किए हैं। उसके अलावा किसी मैच में उसने 1 ओवर किया है, 2 ओवर किए हैं, किसी मैच में बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो ये पाकिस्तान टीम लैक कर रही है। ठीक है, नो डाउट अच्छा ऑलराउंडर है, परफॉर्मेंस कुछ मैचेस में दी है, लेकिन आप कंडीशन के मुताबिक टीम को, दूसरी टीम को सामने रखते हुए आप अपनी टीम बनाते हैं। अगर उसमें फिट बैठता है तो फिर आप उसको 3-4 ओवर तो कराएं। आप उसका फिर 8वें नंबर के बजाय आप उसको एज ए ऑलराउंडर खिलाते हैं। ऑलराउंडर 8वें कामान भाई, कल उस दिन तो बड़ा एक अजीब ही सिचुएशन थी। बॉलर्स जो है वो रन्स बना रहे हैं और जो बैटर्स हैं वो आउट कर रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है? ये जहाँ बैटर्स को खेलना चाहिए वहाँ वो फ्लॉप है। देखिए, अब ऐसे ही होता है, टीम गेम है, तो बैटर्स ने नहीं किया तो टेल की बारी आई है तो वो थोड़ा सा खेल जाए तो रन हो जाते हैं। लेकिन शाहीन ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग साइम ने अच्छी नहीं की, साइम ने बैटिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने आउट कर लिए। तो बस ये चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से आप साइम को खराब कर रहे हैं, इतना अच्छा बच्चा,
इतना टैलेंट है, आपने बॉलिंग की तरफ ज्यादा लगाने के चक्करों में ना उसकी बैटिंग में फर्क पड़ा, वो हम देख रहे हैं। बॉलिंग में ज्यादा आउट कर रहा है, ज्यादा रन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो उसकी स्पेशलिस्ट जॉब है वहां पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। सलमान आगा साहब की कप्तानी को आप किस तरह देख रहे हैं? ठीक कर रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी जरूरी है उनके लिए? देखिए, मैंने कहा था उसकी कैप्टनसी उस वक्त पता चलेगी जब कोई अच्छी टीम से खेलेंगे। तो फिलहाल अच्छी टीम से हम लोग खेले हैं इंडिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड टूर पे, तो कैप्टनसी पता चल गई। जब आप अपने लेवल की टीम से अपने से नीचे वाली टीम के साथ खेलेंगे तो उस वक्त आपको कुछ अंदाजा नहीं होगा कि क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये आप अच्छी क्रिकेट खेल के चैलेंजिंग कंडीशन आती है, क्वालिटी साइड आती है, तो फिर आपको पता चलता है कि सिर्फ कैप्टनसी नहीं, ओवरऑल टीम का पता चलता है कि किस तरफ जा रही है। क्या हम लोग बेहतर रास्ते की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कि क्या हम लोग वहीं पे खड़े हैं कि उससे नीचे जा रहे हैं। और जिस तरह टीम इंडिया से हारी है उसमें एक और चीज़ बड़ी बहस हो रही थी, बाबर और रिजवान सा की कमी बड़ी महसूस की गई। आपको क्या लगता है कि अगर वो होते तो शायद ये हार ना होती, रिजल्ट्स डिफरेंट होते? देखिए, पहली बात तो ये है, यही बात हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी की थी, जब स्पिनर कोई नहीं रखा था, ओपनर कोई नहीं रखा था। और आपको पता है कि ये साल जो है छोटी टीमों के साथ था। हमने कहा था ये हमारे मेन प्लेयर है, शाहीन हो गया, बाबर, रिजवान और उसके बाद फखर। आप इन प्लेयरों को, छोटी टीमें आती हैं जैसे बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे, हम वेस्ट इंडीज के थे, आप इन प्लेयरों को रेस्ट दें, आप नए प्लेयर डेवलप करें। क्योंकि 6-7 साल आपने ये प्लेयरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिस्टम की तरफ ध्यान नहीं दिया, एक ही टीम को लेके चलते गए हैं, खिलाते गए हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान की आज क्रिकेट में नजर आ रहा है। हम लोग उस वक्त कहते हुए आ रहे थे। तो ये प्लेयर्स हमारे मेन है, ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए। कोई बड़ा इवेंट आए जैसे एशिया कप है, ICC है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बिल्कुल ही साइडलाइन कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं जाके ना पर्सनल हुए हैं प्लेयर्स के साथ, गुस्सा निकाल रहे हैं। तो जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ क्रिकेट चलाएंगे मतलब तो ये मैं अगर कहूँ कि ये जो सिलेक्शन है फिर वो मेरिट पे तो ना हुई ना? अगर पर्सनल बेसिस पे, पर्सनल ग्रजेस पे आप अगर टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वेयर इज द मेरिट? मेरिट तो पिछले 7-8 साल से नहीं हो रहा, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मेरिट के साथ आप सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स नहीं लाए जा रहे और प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जा रहा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं है। ये तो फिर मैनेजमेंट पे और सिलेक्शन टीम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें हम प्लेयर्स पे तो क्रिटिसाइज करना फिर मेरे ख्याल से उनके साथ ना इंसाफी है। तो हम कर भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ स्किल की बात करते हैं। जो इस चीज की बात हम करते रहे वो मैनेजमेंट को करते हैं, प्लेयर्स को तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, जिनकी आई है, जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, ये ब्लेम उनको जाता है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन हुआ? क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका में हुआ था? उसके बाद क्या एक्शन हुआ? 23 वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ? एशिया कप के बाद क्या हुआ? किसने टीमें बनाई थी? कौन है जिम्मेदार? मुझे एक बात बताना, किसने कहा था कि बैकअप प्लेयर्स नहीं बनाने? आप अपने चक्रों में अपने पर्सनल माइलस्टोन को लेके चल रहे हैं। टीम कहाँ से कहाँ जा रही है, कोई अच्छी टीम आती है वो हमें सीरियस ही नहीं लेती, वो अपनी C और D टीमें भिजवाते हैं, वो भी जीत के चले जाते हैं। कौन लोग थे उस वक्त जो कह रहे थे सब ठीक है, चल रहा है, अच्छी क्रिकेट हो रही है? आज कहाँ हुए लोग? नजर आ रहे हैं आपको? उस वक्त किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो अभी भी नहीं लेंगे। तो हाँ, बेहतर आप उस वक्त ही हो सकते हैं जब आप मेरिट पे टीम बनाए। मेरिट पे उस वक्त टीम बनती है जब आपका सिस्टम हो, डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही हो, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा हो, अंडर 19 क्रिकेट प्रॉपरली आप चला रहे हो, क्लब क्रिकेट हो रही हो, स्कूल क्रिकेट हो रही हो। कोई क्रिकेट ही नहीं हो रही, अपनी मर्जी से जो मर्जी क्रिकेट शुरू करवा देते हैं, जिसका सर पैर नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर आगे भी तो इंडिया का सामना होना है तो ये बताइए टीम को किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए? देखिए, किस माइंडसेट के साथ, वो माइंडसेट यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप कंडीशन के मुताबिक आपने प्लेइंग साइड बनाए। जो स्पेशलिस्ट रोल दिया हुआ है, जो स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, वो अपनी जॉब की तरफ पहले ध्यान दें, इधर उधर की बातें छोड़ दें कि अगर बैटिंग में नहीं हुआ तो मैं बॉलिंग में करके सरवाइव कर जाऊंगा। जब आप मैनेजमेंट ऐसे प्लेयरों के माइंड में डाल देगी बातें कि यार तुम बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग कर लेगा तो क्या मजा आ जाएगा, क्या अच्छा हो जाएगा, तो जब ऐसा होगा तो फिर नुकसान ही होगा ना। तो वो मेरे ख्याल से चीजें बेहतर नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हुआ, आपने सुनी। आज की प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।